नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक वकील के घर पैदा हुआ था, जिसके पिता कभी न्यायाधीश तो कानून का रास्ता बताते थे, अपने वकील का फर्ज पूरा करते थे। दोस्तों, उसी व्यक्ति का बेटा आज कानून के शिकंजे में कुछ इस तरह फंसा हुआ है कि उसे अपने गुनाहों की कैद से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम की, जो इस समय भारत की जेल में बंद है। हालिया वह पोर्चुगीज सरकार की वजह से अभी तक जिंदा है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पैदा होता है कि अब्बू सलेम यहाँ तक पहुँचा कैसे दोस्तों। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रहने वाले वकील अब्दुल कयूम अंसारी के परिवार में 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। वकील होने के नाते उन्हें आसपास के जिलों में केस लड़ने के लिए जाना पड़ता था दोस्तों। एक बार ऐसे ही केस के सिलसिले में वे अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद अब्बू सलीम के परिवार में आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी दोस्तों। हर परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं बचा था। परिवार दाने दाने को मोहताज हो चुका था दोस्तों। किसी तरीके से अब्बू सलीम की माँ बच्चों के लिए खाना पीने की व्यवस्था किया करती थी। ऐसी सिचुएशन में अब्बू सलीम के चाचा ने उसे पाला पोसा और बड़ा किया। अब्बू सलीम थोड़े से समय में बहुत पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसे अंडरवर्ल्ड में जाकर डॉन बनना पड़ेगा, उसने शायद सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। अब्बू सलीम जब होश संभालने लायक हुआ तो वह आजमगढ़ से निकलकर दिल्ली चला गया, जहां उसने कुछ समय तक बाइक रिपेयरिंग का काम किया। पर यह धंधा उसे रास नहीं आया। उसे बहुत जल्द समझ आ चुका था कि इस काम में जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन पैसा कभी नहीं आएगा। पैसा कमाने के लिए उसने मायानगरी मुंबई का रास्ता पकड़ा। जिस समय अब्बू सलीम दिल्ली से मुंबई आया, उस समय मुंबई में दाऊद इब्राहिम कास्कर का अच्छा खासा नाम चलता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसकी टूटी बोला करती थी दोस्तों। अब्बू सलीम उस समय जोगेश्वर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बेल्ट की दुकान चलाया करता था दोस्तों। यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था, जो अवैध वसूली, मारपीट और गुंडागर्दी किया करते थे। धीरे धीरे अब्बू सलीम भी इन लोगों के संपर्क में आने लगा। यही वो वक्त था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड की चकाचौंध में नए लड़के अंडरवर्ल्ड की तरफ खींचे चले आ रहे थे। इसी लाइन में आने वाले हर नौजवान का सपना दाऊद इब्राहिम की तरह सक्सेस हासिल करना था। हर कोई भाई बनना चाहता था। उस दौर में दाऊद इब्राहिम के लड़के सरेआम आम लोगों के साथ गुंडागर्दी किया करते थे, अवैध वसूली, मारपीट किया करते थे। कोई भी उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं किया करता था दोस्तों। यह समय साल 1979 से लेकर 1990 के बीच का था। आगे चलकर अब्बू सलीम भी उनके साथ काम करने लगता है। इन लोगों के बीच रहकर अब अब्बू सलीम ये सपने देखने लगता है कि वो मुंबई का डॉन बनेगा। इस लाइन में जितना खतरा था उतना ही पावर और पैसा भी था दोस्तों। यही वजह थी कि 23 साल की उम्र में सलीम ने इस लाइन को अपने लिए चुन लिया था दोस्तों। लेकिन इस लाइन में अब्बू सलीम की तरक्की तब हुई जब दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में वो आया, क्योंकि अनीस इब्राहिम के जरिए उसने सोने की तस्करी शुरू कर दी थी। आगे चलकर वह सोने की तस्करी के काम में इतना माहिर हो गया था कि इस काम को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुका था दोस्तों। जब पैसा आया तो दिमाग में फितूर भी आने लगता है दोस्तों। अब अब्बू सलीम फिल्मी दुनिया में हीरो बनने की इच्छा रखने लगा था, इसलिए उसने अपना पैसा लगाकर एक निर्मोही नाम की फिल्म की शुरुआत भी की थी दोस्तों। इस फिल्म के उसने 11 गाने रिकॉर्ड भी कर लिए थे, लेकिन ये फिल्म कभी भी चालू नहीं हो पाई दोस्तों। इसी बीच सीमा नाम की एक लड़की से अब्बू सलीम को प्यार हो गया था, और प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि बात शादी तक पहुंच चुकी थी। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। ये घटना साल 1993 की है, जब मुंबई का माहौल बहुत ही खराब हुआ करता था। बम विस्फोट से पहले संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम को फोन किया कि उसे धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूक की जरूरत है। तब अनीस इब्राहिम ने अब्बू सलीम से कहा कि जाकर संजू को मशीन गन दे आओ। ये पहला मौका था जब अब्बू सलीम पहली बार बॉलीवुड में किसी सेलिब्रिटी के सामने जा रहा था दोस्तों। आगे चलकर बम धमाकों के बाद अब्बू सलीम का बयान रिकॉर्ड किया गया था। उसमें उसने यह बताया कि संजय दत्त को देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। हालांकि संजय दत्त ने केवल एक ही गन अपने पास रखी थी और बाकी तमाम बंदूक वापस कर दी थी दोस्तों। आपको बता दें कि अभी तक अब्बू सलीम का संजय दत्त को बंदूक पहुंचाने के अलावा और कोई अपराध सामने नहीं आया है।
इसके बाद अब्बू सलीम दुबई चला गया और दुबई जाकर उसने अपने काम और भी ज्यादा फैला लिया था। वह अब दुबई में बैठकर लोगों को धमकी दिया करता था और पैसा वसूली भी वहीं से किया करता था। दोस्तों, अब्बू सलीम का नाम सुर्खियों में सबसे ज्यादा तब आया जब उसने फिल्म डायरेक्टर और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या करवा दी थी। दोस्तों, इसके बाद तो फिल्म दुनिया के सारे लोग और दूसरे बिजनेसमैन अब्बू सलीम से दहशत सी खाने लगे थे। अब्बू सलीम ने फिल्म निर्माता और ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को भी धमकी दी थी। दोस्तों, अब उसे वसूली करने के लिए किसी को फोन भी नहीं करना पड़ता था। लोग खुद ब खुद समय से पहले ही उसके पास पैसा पहुंचा दिया करते थे। वह 90 का अंतिम समय चल रहा था जब मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए एक्स्ट्रा एक्टिव हो चुकी थी। मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के कई शूटर्स को या तो मौत के घाट उतार दिया था या तो फिर छोटा राजन गिरोह के लोगों ने दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को मार दिया था। लेकिन अब्बू सलीम का काम बराबर चल रहा था क्योंकि अब्बू सलीम ने आजमगढ़ के कुछ बेरोजगार नौजवानों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया था। आजमगढ़ के नौजवानों के अपराध करने का तरीका कुछ अलग था। दोस्तों, क्योंकि उन्हें जब टारगेट मिलता था तो वह हिट करने के इरादे से मुंबई आते थे, वारदात को अंजाम देते थे और आजमगढ़ लौट जाते थे, जिस वजह से मुंबई पुलिस को उन लोगों को ट्रेस करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मुंबई पुलिस के पास मौजूद नहीं था। ऐसी सिचुएशन में अपराध करके भाग जाने वाले इन अपराधियों की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना एक बड़ी चुनौती थी मुंबई पुलिस के लिए। इसी बीच अब्बू सलीम को दूसरी बार प्यार हो जाता है। इस बार उसे बॉलीवुड हीरोइन मोनिका बेदी से प्यार हो जाता है। मोनिका बेदी उस समय स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और उसके बाद अब्बू सलीम मोनिका बेदी को लेकर दुबई भाग जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फर्जी पासपोर्ट, हत्या, अवैध वसूली, धमकी देने के साथ साथ लगभग 60 से ज्यादा मामले अब्बू सलीम के खिलाफ दर्ज हैं। इनमें से फर्जी पासपोर्ट के मामले में अब्बू सलीम को सजा भी हो चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा मुंबई पुलिस को 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में भी अब्बू सलीम की तलाश थी क्योंकि गोला बारूद सप्लाई करने में सबसे पहला नाम अब्बू सलीम का आ रहा था। दोस्तों, अब्बू सलीम भारत छोड़कर जा चुका था। वह दुनिया के किस हिस्से में रह रहा था यह पता लगाना बहुत टेढ़ी चीज थी, लेकिन फिर भारतीय एजेंसी ने उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ पोर्चुगल में उसे ट्रैप किया। एक लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद साल 2005 में अब्बू सलीम को एक ट्रीटी के तहत भारत लाया गया, लेकिन इस ट्रीटी के तहत तत्कालीन सरकार ने पोर्चुगीज सरकार को रिटर्न में ये आश्वासन दिया कि अब्बू सलीम 25 साल से ज्यादा तक ना तो जेल में रखा जा सकता है और ना ही मौत की सजा दी जा सकती है। इस कंडीशन में यह माना जा रहा है कि साल 2030 तक अब्बू सलीम को भारत सरकार को मजबूरन रिहा करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी उस पर कई मामलों में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में अब्बू सलीम के मामले में सुनवाई कर रहे दो जज जस्टिन MS सुदर्शन और जस्टिस संजय किशन कौल ने सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछे। न्यायपालिका और सरकार के बीच इस मामले को लेकर जो रस्साकसी चल रही है उसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, लेकिन इन दिनों मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम। अब्बू सलीम पर 1993 बम धमाकों से लेकर टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार हत्या की साजिश का आरोप है। दोस्तों, फिलहाल ये जेल में रहकर उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि 2030 के बाद अब्बू सलीम रिहा होगा या नहीं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।